नमस्कार साथियों। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में 5 बज गए और हम फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। आज की कहानी में एक और कहानी शामिल करते हैं, कुछ आपकी और कुछ हमारी कहानियों को शामिल करते हैं। उससे पहले कुछ ऐसी बातें जो आपके और हमारे सभी के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। तो उसमें आज का हमारा हमेशा की तरह एक ही विषय रहता है, कोरोना, कोविड और उससे रिलेटेड हमारी क्या प्रिकॉशंस हैं और हम कैसे तैयार हैं अपनी स्वास्थ्य को लेकर और अपने अपनों की सुरक्षा को लेकर। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि एक दिन घूम आने से, एक दिन लोगों के साथ मिल लेने से कोई ऐसा बड़ा पहाड़ या कोई ऐसी मुसीबत नहीं आपके ऊपर आ पाएगी, तो आपको नहीं पता, या इससे पहले जिन लोगों ने अपनी जानों को गंवाया है उन्हें भी शायद नहीं पता था कि उनके ऊपर भी या उनके परिवारों में या उनके अपने इस तरीके से उनसे बिछड़ जाएंगे। शायद अगर उन्होंने उस दिन सोच लिया होता जब वो अपने घर की दहलीज पार कर रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे और अपने हाथों को सैनिटाइज भी नहीं कर रहे थे, कोई प्रिकॉशन नहीं ले रखा था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कौन से हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, उनका हार्ट कितना स्वस्थ है, उनके लंग्स कितने स्वस्थ हैं, और इन सब बातों को जाने बगैर और वो अपने घर से बाहर ऐसे जा रहे थे जैसे कि कुछ हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अचानक से क्या हुआ, हम सब लोगों के बीच में ही त्राही त्राही मच गई और हम सब लोग हाय हाय करके कुछ लोगों दोषारोपण करने लगे और कुछ अपनी किस्मत को मान बैठे कि जो किस्मत में होता है वही होता है। ऐसा नहीं होता। अनुशासन में रहना, तरीकों से रहना और तरीकों का पालन करना जो हमें बताए जा रहे हैं लगातार बहुत सारे माध्यमों से आज तक आप तक हम बहुत सारी बातों को पहुंचाया जा रहा है। तो आशा करती हूँ कि आप उस सब की संगीनता और उस सब की गहराई तक को समझेंगे, मास्क लगाएंगे और कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे अपने घर से बाहर जाने की। घूमने वाले स्थानों पे भीड़ लगी हुई है, ये कोई बहुत अच्छी या बहुत एक शाबाशी देने वाली बात नहीं है। हम तब अपनी पीठ थपथपाएं, हम तब अपने आप को माने जब ये पूरी लहर गुजर जाए और हम ये कह सकें कि हमने किसी को नहीं खोया और हम भी स्वस्थ रहे और हमने अपने आसपास के पूरे वातावरण को भी स्वस्थ रखने में कोई अपना योगदान दिया। तो प्लीज़ घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें और सारे चीज़ों का जितने भी आपको प्रिकॉशंस बताए उनका पालन वैसे ही करें, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, सब लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है। तो आप सब लोगों के साथ इसी आशा के साथ हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है एडोलेसेंट काउंसलिंग। एडोलेसेंट काउंसलिंग में हम दो चीज़ों पर महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। एक ये कि व्हेन और हाउ, उन पर कब काउंसलिंग की जाए और कैसे की जाए, ये दो हमारे बहुत इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि क्यों आवश्यकता पड़ती है एडोलेसेंट में और क्यों हमने इस टॉपिक को अलग से लिया। कि वैसे सभी के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अगर कोई भी अपने व्यवहारिक, कोई भी अपने इमोशनल या कोई ऐसे मेंटल इश्यूज से फाइट कर रहा है या लगातार बहुत समय से उसके साथ जूझ रहा है, तो उस व्यक्ति को अपनी काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, थेरेपी ले लेनी चाहिए और हो सके तो उसको तब तक कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक कि आपका थेरेपिस्ट या आपके प्रोफेशनल्स आपको ये नहीं कह सकते कि अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं और आप अपना समय समय पर फॉलोअप देते रहें। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले हमको इस बात पर ज़रूर फोकस करना चाहिए कि वो कौन कौन सी एज है जिसमें ज़्यादातर काउंसलिंग की समय और उम्र के अनुसार ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ जो एडोलेसेंस की एज है, अगर हम माने तो मेंटल एज में हम सब अपने क्रोनोलॉजिकल एज से 2-4 साल आगे ही होते हैं। तो अगर हम एक अमूमन एडोलेसेंट को माने तो वो 10 वर्ष की अवस्था से शुरू होकर लगभग 18 और 19 वर्ष तक हम उसे एडल्ट में मान सकते हैं जब हम उन टॉपिक्स को लें जो कि एडल्टहुड में जोड़े जाते हैं। लेकिन जब हम एडोलेसेंट पर चर्चा कर रहे हैं तो अगर कोई भी मेंटली बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं हुआ है, तो फिर हमको एक 18 और 19 वर्ष तक की आयु को एडोलेसेंट के केस में लेकर चलना होगा, जिससे कि वो अपनी पूरी स्कूलिंग का पार्ट इस 18 और 19 तक पार कर ही लेता है, ऐसा माना जाता है। तो 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों को हम एडोलेसेंट या टीनेजर्स या प्यूबर्टी की एज वाली सेक्शन में रखते हैं और उनको
काउंसलिंग के लिए तैयार समझते हैं कि वो काउंसलिंग के लिए तैयार हैं। फाइनली जो इस एज के लोगों को काउंसलिंग दी जाती है, इसमें रेयर ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक या बहुत सीवियर कोई मेंटल डिसऑर्डर फाइंड आउट हो। अगर हेरिडिटी में है या कोई न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, वहाँ पर अक्सर मेंटल डिसऑर्डर्स या अदर चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स की कई बार देखा जाता है कि वो पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये एज और इस एज के जितने भी हमारे टीनेजर्स और एडोलसेंट्स हैं, वो अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट और अपने बिहेवियर से जूझ रहे होते हैं। उनके साथ जो सबसे ज़्यादा जिसको फ़र्क पड़ता है वो होते हैं उनके पेरेंट्स। कई बार पेरेंट्स इस तरीके का एक उनके साथ व्यवहार रखते हैं कि उन्हें डर लगता है कि कैसे हम काउंसलिंग लें और कैसे हम काउंसलर तक को अप्रोच करें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पेरेंट्स दोषी हैं। यहाँ पर हमारी वो अवधारणा और वो हमारा कॉन्सेप्ट दोषी है, जिसमें हम अक्सर अपने घरों में चर्चा करते हैं, अगर आप कहना नहीं मानोगे तो हम आपको हॉस्टल भेज देंगे। और उसके किसी भी ऐसे व्यवहार को दिखाए जाने पर, अगर किसी बच्चे ने गुस्से का व्यवहार दिखाया तो हम उसे कह देते हैं पागल हो गए हो क्या। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसके हमारे मन में और व्यक्ति के मन में ये अवधारणा बैठ जाती है कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या काउंसलर को या हॉस्टल जाना कुछ एक पनिशमेंट है, कुछ अलग है। तो हमें सबसे पहले अपने चर्चा करने के तरीके और अपने कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को भी बदलना पड़ेगा एज अ पेरेंटल। तो सबसे पहले ये चर्चा कर लें कि क्यों ज़रूरी है एडोलसेंस की काउंसलिंग। एडोलसेंस की काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो उनको समझने के लिए, खुद को समझने के लिए और दूसरों को समझने के लिए ज़रूरी होती है। वो विजुलाइज कर पाते हैं लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस को अलग अलग तरीके से। यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको ज़रूर जोड़ूंगी। एक बार एक बच्ची थी, वो जब तक अपने पेरेंट्स के साथ थी, वो अपने पेरेंट्स की जो भी उनकी अच्छाइयाँ थी, बुराइयाँ थी, उनको पूरी तरीके से एनालाइज नहीं कर पाती थी। और उसके बाद वो हमेशा उनके साथ शिकवा शिकायत लगा रहता था। धीरे धीरे करके वो बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद एक दिन ऐसा आया कि 10th के बाद उसको बाहर भेज दिया गया। जब उस बच्ची को बाहर भेजा गया तो इत्तेफाक से मैं उस पूरी जो एक दौर था उसमें उसके साथ थी, बच्ची के साथ थी। तो जब बच्ची मेरे क्लिनिक में आई और हमने उससे चर्चा करी, तो बाहर से आने के बाद उसने कहा कि नहीं, बाहर सब कुछ बहुत अच्छा है, इवन मेरी स्टडी मेरे घर से बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है और आई थिंक कि मैं अपने करियर प्लान को बहुत अब अच्छी तरीके से प्लान कर पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ बाहर जाके। लेकिन उसके साथ मुझे एक चीज़ और पता चल गई कि मेरी जैसी बहुत सारी और भी कहानियाँ थी और हॉस्टल में जब हमने अपने दोस्तों से, अपने साथियों से बहुत सारी वो वाली कहानियाँ भी सुनी जो मुझे लगा कि मेरी कहानी से बहुत ज़्यादा ऐसी हैं कि जिसमें उनका दुखी होना ज़रूरी है। और तो मेरा दुख बिल्कुल कम हो गया और अब मुझे अपने माता पिता बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से कि वो जब हम किसी एक दूसरे परिदृश्य में या किसी एक दूसरी स्थान पर बच्चे को डालते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे डायमेंशंस उसको दिखाई देने लगते हैं लाइफ के, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यानी उसमें उसके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, टीचर्स, स्कूल, हर कोई आ सकता है। तो धीरे धीरे करके बच्चा अपने जो एनर्जी होता है, जिस लेवल की एनर्जी उसकी और पेरेंट की वेस्ट हो रही होती है या कई बार वो डैमेज तक हो जाती है कि एनर्जी लेवल ही नहीं बचता, ना बच्चे का कुछ चेंज करने के लिए और ना पेरेंट्स का कोई मोटिव्स को लेने के लिए। तो वो एनर्जी सेवर के रूप में भी हम काउंसलिंग और थेरेपिस्ट को देखते हैं। साथ में जो एक गोल है, लाइफ के गोल ओरिएंटेड होते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि बच्चा 6 में है या 7th में, उसका कोई गोल निर्धारित नहीं हो पाता। वो चाहता तो डांस करना है लेकिन वो डांस करने भी नहीं जाता, वो पेंटिंग करना चाहता है, वो पेंटिंग करने भी नहीं जाता, उसे स्पोर्ट्स पसंद होता है लेकिन वो भी करने नहीं जाता। तो वो विदाउट गोल जब रहता है तो उसकी एनर्जीज वेस्ट होती हैं और वो अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड ही नहीं होता। तो कई बार वो सारी प्लान्स और
और वो सारे डिजाइनिंग हो पाती हैं जहां से बच्चा अपने गोल को की तरफ ओरिएंटेड हो जाता है। साथ में बिहेवियरल और एकेडमिक एरियाज पर भी फोकस होता है। कौन सा ऐसा स्पेसिफिक बिहेवियर है जो लाइमलाइट में आता है, कभी बच्चा डिस्कस करता है, कभी पेरेंट डिस्कस करते हैं, तो वहां से बच्चे के कॉग्निटिव लेवल पर यानी कि कॉन्शियस माइंड में वो बिहेवियर अप्लाई करने लगता है। यानी कि अगर वो गुस्से में जमीन में लौट जाता है या चीजें उठा के फेंकने लगता है, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करता है, ये सब वो अनकॉन्शियसली कर रहा होता है। लेकिन जब इसकी कॉन्शियस लेवल पर चर्चा हो जाती है थेरेपिस्ट के साथ या साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो वहां पर वो फिर से अवेयर हो जाता है और कॉन्शियस लेवल पे इन चीजों की सिर्फ मात्र चर्चा होने से, जिसे हम कहते हैं टॉक थेरेपी, चर्चा होने से वो उन चीज़ों पर कंट्रोल करना भी सीख जाता है। क्योंकि चर्चा होने के साथ साथ वो स्ट्रेटजीज को भी ज़रूर, एप्लीकेशंस को भी चर्चा की जाती है, जिससे वो नई नई एप्लीकेशंस को सीखता है। साथ में वो अपने बैलेंस्ड एक मॉडल को, लाइफ के मॉडल को सीखता है कि कैसे लाइफ में बैलेंस है उसका, हर एक चीज़ को, हर एक्स्ट्रा करिकुलर एरिया को एकेडमिक के साथ, अपने बिहेवियर के साथ, अपने सोशलाइजेशन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एडजस्ट करने के लिए वो भी सीखता है। तो इसलिए काउंसलिंग और थेरेपिस्ट बहुत हद तक एक बच्चे के लिए फ़ायदा होता है। तो क्यों ज़रूरी है, वो प्रश्न ये है। तो वहाँ पर हम इसकी तरफ एक पॉजिटिवली कदम रखें कि बच्चे के लिए किसी भी एज में 10 साल से लेकर 19 साल तक कभी भी वो स्थिति आ सकती है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एडोलसेंस या टीनेजर्स की काउंसलिंग की तरफ बढ़ें। इसमें अब प्रश्न उठता है कि कब कराएं हम काउंसलिंग, कब फाइंड आउट करें कि हाँ आप बच्चे को वाकई में ज़रूरत पड़ चुकी है काउंसलिंग की। तो सबसे ज़्यादा जो एक क्रॉनिक और बहुत डिफ़िकल्ट जोन होता है वो हम मानते हैं कि अगर बच्चा किसी भी अर्लियर स्टेज में उसकी संगत खराब हो गई है, वो ड्रग्स को एब्यूज़ कर रहा है, साथ में उसके कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, वो हमेशा तनाव में रहता है, या स्कूल से रिलेटेड या सोशल से हमारे सोसाइटी से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां उसकी बदनामी हो गई है, यहाँ पर बिना सोचे समझे विदाउट एनी डिले वो कभी चोरी करता पकड़ा गया है, ऐसे इश्यूज में विदाउट एनी डिले पेरेंट्स को फर्स्ट स्टेप काउंसलर या थेरेपिस्ट की तरफ बढ़ा लेना चाहिए। ये सोचे कि बच्चा अब समझ जाएगा, हमने उसे सॉरी बुलवा लिया है, उसको हमने रियलाइज करवा दिया है कि उसने जो किया गलत किया, और वो भी उसने भी मान लिया है कि उसने गलत किया, फिर भी काउंसलिंग रिक्वायर्ड है और थेरेपिस्ट की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। साथ में हम उसके अगर बिलीव्स जो है, विश्वास है और बॉन्डिंग है टुवर्ड्स टीचर्स, टुवर्ड्स फ्रेंड्स या पेरेंट्स, वहाँ पर अगर वो बॉन्डिंग डैमेज हो गई है या वो बिलीव सिस्टम ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे की काउंसलिंग पर जाएं। साथ में बच्चे की अगर मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है, बच्चा एक इस तरीके से रिएक्ट करता है कि वो आपको ले ही नहीं रहा है, आपको सुन नहीं रहा है, वहाँ पर भी इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड है। डे टू डे लाइफ में आप देख रहे हैं कि जो एक ग्राफ है वो डाउन चला जा रहा है वो एक व्यक्ति का, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अप्रोच कर लें अपने स्कूल साइकोलॉजिस्ट को या किसी भी प्रैक्टिशनर को जो कि इन इश्यूज़ को डील करता हो। साथ में अनस्ट्रक्चर्ड शेड्यूल हो, कंटिन्यूअस रिफ्यूज़ल करता चला जा रहा हो, दरवाजे बंद कर रहा हो और लगातार अकेले रहता हो, और इसके साथ साथ अगर दरवाजे ओपन भी हैं लेकिन आप फील कर रहे हैं कि आप उसकी लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, आप उसकी लाइफ में एंट्री ही नहीं ले पा रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पर अलर्ट हो जाएं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कि गलत है, और इसमें थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ साइकेट्रिकल डिसऑर्डर हैं, अगर बच्चा OCD, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल थॉट या लोनलीनेस, सैडनेस, फिजिकल सिम्टम्स, ये कुछ अगर दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें तुरंत बच्चे के साथ इंटरवेंट कर लेना चाहिए। साथ में अगर उसका लो सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, कन्फर्मेशन, सोशलाइजेशन भी पुअर हो, वो दोस्त ही नहीं बनाता, अकेले रहता है, तो वहाँ पर इमीडिएट साइकोलॉजिस्ट का इंटरवेंट होना चाहिए। लीगल इश्यूज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। कई बार बच्चा अर्लियर स्टेज में कहीं ड्रिंक
ड्रिंक कर लेता है, कहीं सीवियर उसकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करता है, या कोई ऐसे बड़े लीगल मैटर्स हो जाते हैं, उसने किसी को मार दिया, वहाँ पे कोई ज़्यादा चोट लग गई, वहाँ पर इमीडिएट इंटरवेंट होना चाहिए। साथ में अगर बच्चा किसी डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है तो वहाँ पर आप पेरेंट्स भी समझें और उस कैंडिडेट को पूरा समझना और समझाना, वो दोनों तरीके से ज़रूरी है कि वो किस लेवल पर एडजस्ट कर पाएगा पेरेंट्स के साथ, स्कूल के साथ। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आता है कि वहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट का इंटरवेंशन इमीडिएट होना चाहिए। साथ में किसी अगर ग्रीफ में है, डिप्राइवेशन में है, अगर उसका बहुत प्यारा दोस्त उससे छूट गया, ट्रांसफ़र हो गया, पेरेंट में से कोई एक पेरेंट उसने खो दिया, या वो डिप्राइव्ड हो गया, दूर चला गया अपने नाना नानी से, दादा दादी से, वो उनसे बहुत अटैच था, या सडन डेथ हो गई किसी एक ऐसे व्यक्ति की जो जिससे वो बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो वहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट की इंटरवेंशन इमीडिएट होनी चाहिए। अगर घर का माहौल ख़राब है और बच्चा स्ट्रेस में रहता है, पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को डिसलाइक करता है, बिलीफ सिस्टम बॉन्डिंग ख़त्म हो चुकी है, तो वहाँ पर इंटरवेंशन इमीडिएट होती है। और अगर आपको लगता है कि बच्चा आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बहस कर रहा है, जल्दी जल्दी हर बात पे आपसे बहस करने लड़ने के लिए आपके सामने खड़ा हो जा रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है, अपनी पावर दिखा रहा है, डिक्टेटरशिप में आ गया है, या आपके ऊपर अपना कंट्रोल दिखाता है, तो वहाँ पर भी आपको समझ जाना चाहिए कि अब वो टाइम आ गया है कि आप किसी प्रोफेशनल का इंटरवेंशन इमीडिएट ले लें। साथ में आप अगर बच्चा किसी सेक्सुअल रिलेटेड या सेक्सुअल ओरिएंटेशन से भी दूर है, उसे नहीं समझ में आ रहा, जेंडर आइडेंटिटी उसे समझ में नहीं आ रही, बच्चे के अंदर कुछ ऑटिज्म के फीचर है, वो इंटेलेक्चुअल है बट ऑटिज्म के फीचर हैं, या किसी अन्य प्रकार की डिसेबिलिटी, उसका एक लेग छोटा है, हाथ छोटा है, हाथों में उंगलियां कम हैं, वहाँ पर भी काउंसलिंग इमीडिएट हो जानी चाहिए। या उसके थॉट एब्रप्ट हो रहे हैं या नेगेटिव होते जा रहे हैं, वो हर एक बात में नेगेटिव अप्रोच रखता है, उसकी रिलेशनशिप पुअर होती जा रही है, या वो अर्लियर स्टेज में लाइक 6 और 7th स्टैंडर्ड में जब बच्चा 11 और 12 साल का है, उसकी रिलेशनशिप लाइक लव रिलेशनशिप और रोमांटिक रिलेशनशिप फ्रिक्वेंटली एक 1 by 1 आपके पकड़ में आती जा रही हैं, कि वो बहुत सारी उसकी फ्रेंड्स बन रही हैं, फीमेल फ्रेंड्स बन रही हैं। वहाँ पर भी आपको देखना होगा कि ऐसा नहीं है, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि फीमेल फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड बनाना खराब है या नहीं बनानी चाहिए, बट अगर वो फ्रिक्वेंटली इस ओर इन्वॉल्व हो रहा है तो ज़रूर उसकी अदर एरियाज जो अलग उसका पोटेंशियल है वो डाइवर्जन पर आएगा। तो उसको भी एक बैलेंस्ड मॉडल इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसकी एप्लीकेशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड कि अर्लियर इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, स्पीच रिलेटेड इश्यूज़, वहाँ हम देखते हैं कि बच्चा गलत बोल रहा होता है। कई मेरे पास केस आते हैं कि जब बच्चा 12 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, 18 का हो गया और वो स्टैमरिंग कर रहा था, वो बच्चा स्टूटरिंग कर रहा था, यानी कि मिस आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच थी, वहाँ पर भी हमने उसकी बिहेवियरल काउंसलिंग नहीं करवाई और वहाँ पर उसे एज इट इज़ रहने दिया। तो ये सब इश्यूज़ हैं जहाँ पर हमको इमीडिएट कब बच्चे की काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, ये सारे वो सब स्टेजेस हैं जहाँ पर हमको इमीडिएट काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट इशूज़ है हाउ। यहाँ ये हाउ को मैंने इसलिए दिया है कि जब मेरे पास कोई भी ऐसा बच्चों का केस आता है, लाइक छोटे बच्चे 10 साल से ऊपर और 17-18 तक के भी, तो जब मैं उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ तो मैं उनसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको क्या कहकर यहाँ लाया गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे यही बताते हैं कि हम एक आंटी के पास जा रहे हैं, हम करियर काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, हम मतलब कि बच्चों को झूठ बोला गया होता है। क्यों झूठ बोला गया होता है? क्योंकि पेरेंट कंफर्म नहीं है, पेरेंट को खुद डर लग रहा है, वो नहीं समझ पा रहा कि डॉक्टर, उस फिजिकल डॉक्टर उसी तरीके से नेसेसरी है जिस तरीके से आपका साइकोलॉजिस्ट आपकी लाइफ में ज़रूरी है, क्योंकि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपके थॉट और आपका बिहेवियर उतना ही ज़रूरी है आपकी लाइफ में
रहता है जितना कि आपके मार्क्स, आपकी जॉब और आपका सोशल स्किल्स डेवलपमेंट। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपका सोशल स्किल डेवलपमेंट नहीं है तो भी आप पीछे छूट जाएंगे और इस लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी सोशल स्किल्स और आपकी एकेडमिक स्किल्स बहुत हायर है बट आपका बिहेवियर बहुत रिजिड है या कुछ डिफरेंट है, वहाँ पर भी आप उन इश्यूज के साथ बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें समय रहते ये समझ जाना चाहिए कि क्यों अर्लियर स्टेज में 10 साल के बच्चे से लेकर के 18-19 साल तक का हर वो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी हमें काउंसलिंग इमीडिएट और टाइमली करवा लेनी चाहिए। तो जब हाउ पर बात आती है तो इसमें दो पार्ट होते हैं, वन इज डायरेक्ट अप्रोच एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में हम उसके पेरेंट को, प्रिंसिपल को, टीचर को, स्कूल काउंसलर को या उसके किसी रिलेटिव या फ्रेंड को सपोर्टिव थेरेपी के तरह यूज करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं कि आप इस कैंडिडेट को कैसे डील करो, और उसको हम ये नहीं बताते कि हम आप पर काम कर रहे हैं। यानी कि ये पूरा इनडायरेक्ट मेथड होता है। बहुत सारे केसेस हमने कई साल इसी तरीके से डील भी किए हैं जिसमें कि पेरेंट टाइम टू टाइम गाइडेंस लेते थे और बच्चे को कभी पता नहीं चल पाया कि ये गाइडेंस और ये चीजें किसके लिए ली जा रही हैं। इवन दो समटाइम्स बच्चा भी आया, उसे पता लगा कि उसके पेरेंट्स काउंसलिंग लेते हैं और वो आराम से बैठा रहा नीचे वेटिंग रूम में, और वो ये नहीं समझ पाता कि बच्चा जो है उसी के रिगार्डिंग ही बिहेवियरल अप्रोचेस को कैसे हम डाइवर्ट करें। हम पेरेंट्स उसी पर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तो पेरेंटिंग के अंदर ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रेंड हो और वो एक्यूरेट हो अपने चाइल्ड के नीड एरिया के अकॉर्डिंग कि उनका बच्चा कैसा है। ये कस्टमाइज होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कोई एक ट्रेनिंग सबको कॉमनली नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ न्यू एंड डिफरेंट प्लान। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम उसके स्कूल टीचर, प्रिंसिपल तक को भी अप्रोच करते हैं, उसके रिलेटिव को भी कई बार गाइड करते हैं, उसके ट्यूशन टीचर को गाइड करते हैं, आप इस बच्चे के साथ या इस कैंडिडेट के साथ किस तरीके का बिहेवियर अपनी एप्लीकेशंस में लाएं। दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड, जहां पर थेरेपिस्ट डायरेक्ट कैंडिडेट के साथ अप्रोच करता है। वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो थेरेपिस्ट है और जो साइकोलॉजिस्ट है, जो भी उसको डील कर रहा है, वो उससे कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोले, उसकी बातों को कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल रखे और उनकी बातों को डिस्क्लोज ना किया जाए। इवन दो उनके पेरेंट्स को सजेशन दिए जाए, उनके ट्रेनिंग पार्ट्स पर फोकस लिया जाए, लेकिन बातों को नरेट करना या उसकी बातों को बताना या उसके बारे में बताना कि किस रीजन से ऐसा हो रहा है, ये भी थेरेप्यूटिक अप्रोच में अगर कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ साथ डायरेक्ट मेथड में हम ये भी देखते हैं कि जो बच्चे के साथ हम मिल रहे हैं थेरेपिस्ट, वहाँ पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पर बच्चा थेरेपिस्ट से डायरेक्ट बात कर लेता है। वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को पुटअप कर लेता है जो शायद वो अपने फ्रेंड्स, टीचर और पेरेंट्स के साथ नहीं रख पाता। वो उसकी एक ओपननेस बढ़ती है कि वो बहुत सारे इश्यूज पर बात कर सकता है। तो एक बच्चा जब 10 साल से लेकर 17, 18, 19 साल तक की एज में वो एक उसका जो ब्रेन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन माना जाता है कि 25 तक वो उतना मेच्योर नहीं हो सकता। तो वहाँ पर उसकी अप्रोच टुवर्ड्स द थेरेपिस्ट वो बहुत पॉजिटिव रहे, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि पेरेंटल गाइडलाइंस और साथ में इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस ज़रूर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी। पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा है कि वो अपने कंट्रोलिंग के वे को ज़रूर चेक करें। उनका कंट्रोलिंग का वे उनके चश्मे से या उनके ब्रेन से डिसाइड नहीं होना चाहिए। वो उनका बच्चा कैसा है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होना चाहिए कि उनका बच्चा जिस तरीके का है वो उसको कंट्रोल करने के तरीके भी उसी तरीके के रखें। यहाँ पर अक्सर कॉन्ट्रडिक्शन देखा जा रहा है, बच्चा बहुत ही एग्रेसिव या बहुत
करने वाला है, बच्चा बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है और वहाँ पर उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बना दी जाती है। यहाँ पर भी बच्चे को एक साथ बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ना पड़ रहा होता है और उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स भी उतनी ही लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। तो हमको अपने जीवन में जो लड़ाइयाँ हैं उन्हें कम करना चाहिए, उन सारी, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारी लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए हमको ये ज़रूर देखना है कि जो बच्चे को कंट्रोलिंग का तरीका है वो बच्चे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, ना ही कि हमारे लाइक और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग। कई बार पेरेंट ये वर्डिंग्स या सेंटेंस यूज़ करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को हमको छूट नहीं देनी चाहिए, या कई बार हमें ऐसा लगता है कि बच्चों से पैसे की बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा पेरेंट कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से हमको पैसे और रुपए के बारे में, अपने फिनेंशियल मैटर्स के बारे में या इंटरनल फैमिली इश्यूज के बारे में हमको डिस्कस करना चाहिए। तो इस तरीके के जितने भी इश्यूज होते हैं वहाँ पर हमने देखा है कि जो भी बच्चा है वो किस लेवल का है, वो आपसे बात कर सकता है, नहीं बात कर सकता है। हमें हमेशा इस तरीके के चीज़ों का आकलन करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। हमें क्या लगता है ये हमारे लिए मैटर है, लेकिन जब हम एक दूसरे व्यक्ति को डील कर रहे हैं वहाँ पर वही मैटर करना चाहिए। तो अगर ये बहुत सारे शुड और वुड को हम देखें कि क्या करना चाहिए, तो ये एक अच्छी एक गाइडलाइन तैयार हो जाती है। और लेकिन इसमें ये ज़रूर कहूँगी कि हर एक गाइडलाइन सभी लोगों पे एप्लीकेबल नहीं हो पाती है। और इसके साथ साथ हम ये भी ज़रूर ध्यान दें कि हमारे बच्चे के पर जो एप्लीकेशंस अप्लाई होंगी उसमें हम उसके साथ सरकास्टिक ना हो, उसमें हम उसके साथ बहुत ज़्यादा एक अवॉइडेंस में भी ना हो, हम नेगेटिव इम्प्रेशन उसको नहीं दें किसी भी चीज़ को लेकर के कि तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है या तुम्हारा बिहेवियर, उस पर लेबल ना लगाएं। पहले हम उसको काउंसलिंग जोन में भेजें, उसको उसके टीचर्स या प्रिंसिपल, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, व्हाटएवर जो भी आपके आसपास अवेलेबल हो, हम उसे उस जोन में भेजें, ना ही कि उससे पहले हम उसको सरकास्टिक वे में बात करने लगे। हम उसके साथ कभी ना कहें कि हाँ तुम तो बिल्कुल तुम्हारा बिहेवियर तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, अब तो तुम्हें साइकोलॉजिस्ट की ही ज़रूरत है। तो यानी कि उसे लगता है कि आई एम बैड, मैं ख़राब हूँ और मुझे अब साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ अगर हम उसको उसके बिहेवियर के लिए बार बार ताने मारते हैं या उसको कहते हैं कि इस काम को करने के लिए, दोस्तों के साथ बातें करने के लिए तो तुम्हें कुछ नहीं होता, लेकिन और इश्यूज़ पे, घर के काम या और इश्यूज़ पर तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, पढ़ाई को लेकर आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि हम बच्चे के साथ उसके जो इंटरेस्ट हैं उसका फ्रेंड्स का सिलेक्शन क्या है, उसका ड्रेस का सिलेक्शन क्या है, उसके खाने पीने का सिलेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ों को बहुत कैलकुलेटिंग वे में अर्लियर स्टेज से ही डिसाइड करने की कोशिश करें। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के इन इश्यूज में भी दिक्कत आ रही है तो बिना संकोच के आप एक्सपर्ट्स और की एडवाइस लेना स्टार्ट कर लें। कभी मत सोचें कि बच्चा रिफ्यूज़ करता है, बच्चा आता ही नहीं। यहाँ पर भी एक मिथ है कि हमें हमेशा लगता है कि अगर दिक्कत बच्चे में है तो बच्चा ही जाना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर पेरेंट्स इनडायरेक्ट अप्रोच के तहत कांटेक्ट करके और बहुत अच्छी तरीके से पेरेंटिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसका अर्थ ये कभी नहीं होता कि पेरेंट्स को पेरेंटिंग नहीं आती। इसका अर्थ ये होता है कि उन्हें वो पेरेंटिंग सीखनी है जो उनके बच्चे पर अप्लाई हो पाएगी और उनका बच्चा वहाँ उस पेरेंटिंग में सेट हो पाएगा। तो धीरे धीरे करके हम देखते हैं इसके साथ साथ पेरेंट्स की गाइडलाइंस के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस भी हैं। जब एक इंस्टीट्यूशन में बच्चा जाता है, वो चाहे 4th क्लास में हो, 5th क्लास में हो, कई बार इस टीचर्स और प्रिंसिपल के पास पेरेंट बार बार कुछ कंप्लेंट्स लेके आ रहे होते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स को और प्रिंसिपल को वहीं पर इमीडिएट एक इंटरवेंट करना चाहिए और बच्चे को वहाँ पर डांटने की बजाय उसे बहुत ही सपोर्टिव वे में स्कूल काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट को रिफ़र करना चाहिए। और साथ में स्कूल के सभी बच्चों को ये क्लास 1 से एजुकेट किया जाना चाहिए कि वो हर
हर बच्चा जिस तरीके से उसको पास एक डेंटिस्ट और अगर ऑर्थोपेडिक्स, उसके फिजिशियन, उसका पीडियाट्रिक वो ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से उसके इमोशनल फीलिंग्स और बिहेवियर के लिए साइकोलॉजिस्ट नेसेसरी है। हर बच्चे को जब बहुत फ्रीली वो साइकोलॉजिस्ट को अप्रोचेबल हो पाएगा तो वो उसके अंदर से इसको लेकर जितने भी मिथ्स हैं, जितने मिसकंसेप्शन हैं, वो दूर हो पाएंगे कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई पागल नहीं जाता। हम अपने फीलिंग्स और अपने बिहेवियर को भी इक्वल उतनी ही वैल्यू दें जितने कि अपने बुखार के आने को। तो अगर इतना फ्रीली हम अप्रोच रखेंगे इंस्टीट्यूशन लेवल पे, पेरेंट्स के लेवल पे, बच्चों के लेवल पे, तो हम अपने एडोलसेंट्स और टीनेजर्स की काउंसलिंग को बहुत इजी बना पाएंगे और इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग भी बना पाएंगे, क्योंकि जो इनकी बच्चों की काउंसलिंग होती है वो सेशंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इसीलिए बच्चे उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। वहाँ पर दिक्कत आती है जहाँ पहले से कम्युनिकेशन रॉन्ग हो जाता है कि साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग करवाना कुछ एक डिफरेंट है, कुछ गलत है, कुछ नेगेटिव है, यानी कि वही लोग काउंसलिंग लेते हैं जिनको कुछ दिक्कत होती है। तो बच्चों के साथ उस इंटरेस्टिंग सेशंस को बनाए रखने के लिए आपके सबके सोच और आप सबके सोचने के तरीके की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जो लोग भी आज का सेशन देख रहे हैं या देखेंगे उन सबको मेरा बहुत थैंक्स है, और आप लोगों के जो सजेशंस मुझे मिलते जा रहे हैं, तेरी मेरी कहानियों में नए नए टॉपिक्स का आना, ये उसी का सिंबल है कि बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट वेज के टॉपिक्स को हम तेरी मेरी कहानियों में शामिल करते जा रहे हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होगा, और इसमें कोई भी अगर आपको दिक्कत है या आपके बच्चों के साथ कोई भी ऐसा इश्यूज़ है तो आप हमारी हेल्पलाइन 9411731750 पर ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। उसके साथ ही आप अपने जो भी नए टॉपिक्स को ऐड करवाना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। और अंत में मैं एक अनहेल्दी थॉट को हेल्दी थॉट में कन्वर्ट करेंगे। अनहेल्दी थॉट ये है कि हमको लगता है कि पेरेंट्स के बीच के इश्यूज़ को बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, या कब करना चाहिए, या उनके साथ बहुत फ्रेंडली ही रहना चाहिए, उनके साथ एक पेरेंटिंग के वे में नहीं रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस अनहेल्दी और इस मिसकंसेप्शन के लिए अपनी अप्रोच ये आपको कम्युनिकेट करना चाहूँगी कि इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाइए। बच्चों के साथ फर्स्ट आपका पेरेंटिंग बिहेवियर नेसेसरी है, क्योंकि आप उनके गाइड हैं, मेंटोर हैं, फ्रेंड वो शायद बहुत सारे और भी बना लेंगे, लेकिन आपका फ्रेंडली होना कहीं ऐसा ना हो कि पेरेंटिंग छूट जाए। तो पेरेंटिंग और मेंटोरिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप प्लीज़ अपने रोल में ज़रूर रहिए। रोल अपार्ट फ्रॉम दिस रोल आप उसके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी पेरेंटिंग को फर्स्ट फोकस करें, और साथ में बच्चों के साथ जो भी इश्यूज़ हैं वो उसी तरीके से डिस्कस होने चाहिए जैसे कि एक अथॉरिटी लेवल पर रखे जाते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द एज। आपको जैसे जैसे लगता जाता है कि आपका बच्चा उतना रेडी है चीज़ों को समझने के लिए और चीज़ों को सुनने के लिए, आप उसी तरीके से डिसाइड करें कि कब उसे क्या देना है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर मैं अपने क्लिनिक के केसेस में अपनी इस सोशल लाइफ में महसूस करती हूँ, बच्चों को इस्तेमाल ना करें। अक्सर पेरेंट एक समय के बाद जब बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे होते हैं उन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो अंडर 18 उनके साथ स्कूटी में बैठकर रोड तक जाना, वो भी आपका उसको इस्तेमाल करना ही है। तो प्लीज़, या उसको अपना उस समय साथी बनाना जहां आप अकेले हों और आपको लगे कि इसे यूज़ किया जा सकता है। प्लीज़ आप अपनी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करें और उसे हेल्दी बनाएं, अच्छे फ्रेंड्स आप बनाएं और अपने लेवल पर बनाएं। बच्चों को इस्तेमाल करना बंद करिए। बच्चों का बचपन बहुत कीमती है और उस बचपन को बड़प्पन में उस समय मत बदलिए जब उनकी उम्र ना हो। तो प्लीज़ इसी के साथ आप सब लोगों से आशा करती हूँ एक अच्छी पेरेंटिंग की, और एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट वीक का जो सेशन होगा वो थर्सडे और सैटरडे होगा। तो वेट फॉर सम न्यू टॉपिक्स। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। नमस्कार।